नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है भारत माता से। भारत माता को लेकर एक विवाद देखने को मिला है और केरल के मुख्यमंत्री ने वहाँ के राजभवन को सूचित किया है कि जो राज्यपाल है और राज्यपाल के जो कार्यक्रम है, उसमें केवल राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उन्हीं का प्रदर्शन किया जा सकता है। इस तरह का जो विवाद है वो देखने को मिला है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत माता को लेकर आखिर वहाँ पर क्या विवाद देखने को मिला है। उसके संदर्भ में राज्यपाल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या अन्य जो मंत्री हैं उनके बीच में आखिर किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ है और इसमें भारत माता को केंद्र बिंदु में क्यों रखा गया है। तो पूरे मसले को समझने का प्रयास करेंगे और इसके संदर्भ में भारत माता के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो एक अवधारणा है, जो एक संदर्भ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चित्रण का जो ऐतिहासिक विकास है, जो भारत माता है, आखिर कहाँ से ये कंसेप्ट आया है भारत माता के चित्रण का। आप सभी जानते होंगे कि भारत माता को एक महिला के चित्र के रूप में कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी चित्र को लेकर अब विवाद देखने को मिला है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है भारत माता का, आखिर ये कहाँ से आया है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये क्यों एक भावनात्मक जो प्रतीक है उस रूप में उभर गया था। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसी के संदर्भ में जो भी संवैधानिक प्रश्न है और जो राज्यपाल की अपनी एक सीमाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। राजभवन की जो भूमिका है और जो सार्वजनिक वहां पर प्रकटन है, आखिर वो क्या हो सकता है और संविधान में इसके संदर्भ में जो भी राज्यपाल है उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या तय की गई है, सीमा जो है वो क्या तय की गई है और इसके संदर्भ में जो भी अपने देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या मान्यता प्रदान करता है, क्या कहता है, तो उस पर हम बात करेंगे। क्या राज्यपाल इस मामले में अपना जो स्वतः निर्णय है, जो स्वतंत्र निर्णय है, क्या वो ले सकता है, तो इस पर भी खास तौर पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि मूल मुद्दा यही है। और उसके बाद हम देखेंगे कि समाधान का क्या रास्ता हो सकता है, संवैधानिक जो भी मूल्य हैं और उन मूल्यों के साथ अगर हम बात करें तो जो भी व्यक्तिगत और आस्था का जो संतुलन है उसे कैसे बनाया जा सकता है। जो भी संवैधानिक कर्तव्य हैं उनको क्या प्राथमिकता दिया जाए या फिर व्यक्तिगत जो भी आस्थाएं हैं उनको सार्वजनिक किसी भी क्रियाकलाप में देखें तो जोड़कर आगे क्या चला जाए। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे। उसके बाद भारत में जो भी राज्यपाल है और राज्यपाल के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण आयोग बनाए गए हैं और उन महत्वपूर्ण आयोगों में क्या बातें, क्या सिफारिशें दी गई हैं, उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सभी आयोगों पर हम बात करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे भारत के जो भी राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक हैं उनके बारे में जो संक्षिप्त परिचय है वो हम देखेंगे। तो यही आज का हमारा मुद्दा है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत माता विवाद। केरल के मुख्यमंत्री ने राजभवन को सूचित किया है कि राज्यपाल के कार्यक्रम में केवल राष्ट्रीय जो प्रतीक है उन प्रतीकों का ही क्या किया जा सकता है, उनका प्रदर्शन किया जा सकता है। और ये मसला अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो भी राज्यपाल भारत माता का जो चित्र है, जो भी संविधान है, इसके संदर्भ में अब जो एक सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है वो चर्चा का विषय बन चुका है। जो संवैधानिक मर्यादा है उस पर कहीं ना कहीं अब बातचीत हो रही है। तो अगर इस पूरे मसले को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें तो केरल के जो राज्यपाल हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि जो केरल के राज्यपाल हैं उनके संदर्भ में ये देखने को मिला कि केरल के जो राज्यपाल थे वो क्या किए कि उनके द्वारा यहाँ पर और राज्य सरकार के बीच में, दोनों के बीच में एक तरह से टकराव उत्पन्न हुआ है। और ये टकराव क्यों हुआ है, तो केरल का जो राजभवन है उसी राजभवन के एक समारोह आयोजन में, और ये जो आयोजन था एक आधिकारिक समारोह था और इस समारोह में आप देख सकते हैं कि भारत माता का एक जो चित्र है वो आपको दिख रहा है। और ये जो चित्र है इसमें भारत माता का जो वस्त्र है वो आप देख सकते हैं भगवा कलर का है और भगवा कलर की जो वस्त्र है उसी में ये जो महिला है इनको भारत माता के तौर पे दर्शाया गया है। तो ये चित्र जो प्रदर्शित किया गया इसी पर आपत्ति जताई है यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने आपत्ति जताई है कि इस चित्र को संविधान या भारत में जो भी कानून है उसके द्वारा कोई भी राष्ट्रीय जो मान्यता है वो प्राप्त नहीं है, इसलिए इसे सरकारी कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया जा सकता। सरकारी स्तर पे जो भी कार्यक्रम है, जो आयोजन है, उसका हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यही मुद्दा है और यही मुद्दा अब चर्चा का विषय बन चुका है।
तो इसके संदर्भ में कई सारी बातें हैं, उन पर हम बात करेंगे। जैसे अगर भारत माता के संदर्भ में देखें कि भारत माता एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो एक कंसेप्ट है, एक जो सोच है, जो अवधारणा है कि हम बोलते हैं भारत माता की जय। अक्सर आप देखे होंगे कि सदन में भी लोग कमेंट करते हैं कि आप बोलिए भारत माता की जय इसको लेकर, और कई जगह इस चीज़ को लेकर विवाद देखने को मिलता है। और एक बार फिर से ये चर्चा में है कि भारत माता की जो जय कहने की ये जो बात है, ये जो एक नारा है, ये जो स्लोगन है, ये भारत के स्वतंत्रता जो संग्राम है उस समय खास तौर पे एक जो प्रेरणा होता है, एक जोश होता है, जो एक अपने देश के प्रति जो भावना होता है, उसका ये एक भावनात्मक प्रतीक बना था। ये न कोई संवैधानिक रूप से अनुमोदित कोई दृश्य प्रतीक है। पंडित नेहरू ने भारत माता को भारत की जनता और उनकी जो विजय है उस रूप में डिफाइंड किया था, न कि किसी धार्मिक या सांस्कृतिक रूप में। लेकिन अगर इस चित्रण के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं, इनकी खास जो रचना है आनंद मठ। उस आनंद मठ में अगर आप देखेंगे तो आनंद मठ में क्या आपको देखने को मिलेगा कि भारत माता का जो चित्रण है वो आपको देखने को मिलता है। और यही नहीं, रविंद्रनाथ जो ठाकुर हैं, उन्होंने 1905 में आप देखेंगे कि 4 भुजाओं वाली जो एक माता है, उस रूप में कहीं ना कहीं जो बंग माता की पेंटिंग है वो बनाई थी, जिसे सिस्टर निवेदिता ने भारत माता के रूप में कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रसारित किया। लेकिन जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उस समय भारत माता का जो एक स्वरूप है, उस स्वरूप को लेकर या भारत माता की कोई एक रूप जो मान्यता है, उस मान्यता प्राप्त एक कोई तस्वीर नहीं थी। तो इस तरह से देखें तो इस तरह का इनका जो उल्लेख है वो अपने देश में देखने को मिलता है। और इसी के संदर्भ में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उस आंदोलन में क्या था कि ये भारत माता की जय या ये जो चित्र है, ये एक भावनात्मक सिंबल था, एक भावनात्मक प्रतीक के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर सबके सामने आया था। भारत माता की जय का जो नारा है, ये खास तौर पे व्यापक रूप से जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके बीच में ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर प्रसारित हुआ, व्यापक रूप से फैला भी। लेकिन कोई भी विशेष जो छवि है उसे आधिकारिक रूप से भारत के प्रतीक के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, स्वीकृति भी नहीं दी गई है। और आज़ादी के बाद देखें तो ये जो अवधारणा है एक सांस्कृतिक रूप से भारत में, अपने देश में विद्यमान रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक कानूनी या संवैधानिक रूप से इसे कोई मान्यता प्राप्त प्रतीक नहीं माना गया है, ये मान्यता प्राप्त प्रतीक नहीं बना है। और इसी के बाद अब संवैधानिक स्तर पे ये प्रश्न उठने लगा है, राज्यपाल की मर्यादा पर कहीं ना कहीं एक तरह से प्रश्न, उनके सीमाओं पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि भारत माता का जो चित्र है न तो राष्ट्रीय प्रतीक है और न ही संविधान के द्वारा क्या है वो मान्य है। और राज्यपाल क्या है, एक प्रमुख कह सकते हैं कि संवैधानिक पद होता है और संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्यों में राज्य सरकार की सलाह से क्या होता है, उन्हें बंधा होना रहता है। कोई भी प्रतीक, कोई भी चित्र या जो भी राजनीतिक या वैचारिक जो संगठन है, उससे अगर इस तरह से जुड़ा हुआ कोई प्रतीक या इस तरह का कोई चित्र है तो वो सरकारी समारोह का हिस्सा नहीं बन सकता। इस तरह का जो प्रश्न है अब राज्यपाल के संदर्भ में देखने को मिल रहा है। और इसी के संदर्भ में जो राजभवन के संदर्भ में कहा जा रहा है और जो भी सार्वजनिक वहाँ प्रकट करने की बात है, उसके संदर्भ में कहा गया कि राजभवन का जो मसला है उसके संदर्भ में खास तौर पे कहा गया कि राजभवन केवल राज्यपाल का निजी क्षेत्र नहीं होता है कि राज्यपाल वहाँ कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे जो सरकारी स्तर के जो कार्यक्रम हैं, जैसे शपथ ग्रहण, औपचारिक जो कार्यक्रम है, उनका भी आयोजन किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो भी सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर व्यक्तिगत जो मान्यता प्राप्त जो प्रतीक हैं, जो चित्र है,
वो क्या माने जा सकते हैं अगर किसी राज्यपाल के द्वारा अगर यूज किए जा रहे हैं तो वो संविधान के विरुद्ध हो सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिली है। और इसी के संदर्भ में अगर हम संविधान की बात करें और राज्यपाल की जो लिमिटेशन है, उसकी जो सीमाएं हैं, अगर उसकी बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि राज्यपाल को कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार नहीं दिया गया है हमारे संविधान में। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर राज्यपाल की जो भी लिमिटेशन है, जो उसके अधिकार क्षेत्र हैं, जो सीमाएं हैं, उनको स्पष्ट किया है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो मान्यता है, अगर उस मान्यता की अगर हम बात करें तो एक 2016 का बड़ा ही महत्वपूर्ण जो नाबम रबिया जो केस है, उस मामले में देखें तो कई जो निर्णय हैं, उन निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो राज्यपाल पद है या जो राज्यपाल है, ये दैनिक प्रशासनिक मामलों में देखें तो स्वेच्छा से जो भी निर्णय है वो नहीं ले सकता। तो इस तरह की जो बात है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है और ये कई सारे निर्णयों में इस बात को बार बार दोहराया भी गया है। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या जो राज्यपाल है इस मामले में क्या स्वतंत्र निर्णय भी नहीं ले सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान राज्यपाल का क्या है, एक पक्षी जो निर्णय है वो लेने की अनुमति नहीं देता है। तो ये स्पष्ट तौर पे संविधान की व्याख्या के अनुसार उत्तर कहा जा सकता है कि, और इसका जो संदर्भ है इस तरह से देखा जा सकता है कि किसी भी चित्र या किसी भी प्रतीक को, दोनों बातें, किसी भी चित्र या किसी भी प्रतीक को सरकारी कार्यक्रमों में शामिल करने से पहले राज्य सरकार की जो अनुमति है वो क्या है, वो आवश्यक होती है। तो इस आधार पर अगर इस तरह का कोई भी घटना हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं देखें तो राज्यपाल को यहाँ पर ये होना चाहिए कि सरकार के द्वारा इसकी अनुमति ली जानी चाहिए थी। राज्यपाल का जो आचरण है वो संवैधानिक जो अनुशासन है उसके अंतर्गत आता है, तो उसी के अंतर्गत होना भी चाहिए, न कि अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत और वैचारिक जो भी उनका मानना है या जो झुकाव है उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो व्याख्या है वो खास तौर पे संविधान में जो उल्लेख है उसके आधार पर की जा सकती है। अब ओवरऑल देखें कि बीच या समाधान का क्या रास्ता हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। संवैधानिक जो भी वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, संवैधानिक जो मूल्य हैं, उनके साथ जो व्यक्तिगत आस्था का जो मामला है और जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनके बीच में आखिर तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है। तो इसके एक दो पहलू हो सकते हैं, जैसे संवैधानिक जो भी कर्तव्य हैं उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। सभी जो सार्वजनिक अधिकारी हैं वो संविधान के धर्मनिरपेक्षता, समानता, निष्पक्षता जैसे जो भी सिद्धांत हैं उनके अनुसार वो कार्य करें, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल को क्या करना चाहिए कि केवल वही प्रतीक उन्हें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए या उनका कहीं ना कहीं समावेशन करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, जो क्या होने चाहिए, जो सरकार के द्वारा मान्य हो। तो ये एक बात कही गई है कि अगर सरकार मान्यता देती है, क्योंकि बहुत सारे देखें तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी हैं और राज्यों के आधार पर भी कई सारे इस तरह के चिन्ह और प्रतीक मान्य माने गए हैं, तो उसके आधार पर ही क्या होगा कि राज्य का जो राज्यपाल है वो क्या कर सकता है कि इन प्रतीक या इन चिन्हों को क्या कर सकता है कि सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त प्रतीक चिन्ह है उनका ही इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर जो व्यक्तिगत जो आस्था है उसको अगर हम देखें कि सार्वजनिक जो क्रियाकलाप है क्या उनमें रखा जा सकता है, तो नहीं। इसके संदर्भ में कहा गया कि जो व्यक्तिगत आस्थाएं हैं उनको सार्वजनिक क्रियाकलापों से क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। किसी भी अधिकारी को निजी श्रद्धा या उसके व्यक्तिगत जीवन तक जो सीमितता है वो रखनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, तो उस अधिकारी को अपने निजी जीवन में जो भी धार्मिक प्रतीक हैं, उन धार्मिक जो प्रतीक हैं जिनको वो पूजता है, मानता है, तो वह उसे राजकीय कार्यकलापों में प्रदर्शित नहीं कर सकता। और यही कहीं ना कहीं देखें तो इस कारण से जो एक समावेशिता है वो बनी रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात कही। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत में राज्यपाल से संबंधित कई सारे जो आयोग बनाए गए हैं, उनकी सिफारिशें आई हैं, तो वो महत्वपूर्ण है इस मसले में। तो थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है वो सरकारिया आयोग 1983 का माना जाता है,
ये क्यों बनाया गया था, तो खास तौर पे देखें तो सरकारिया जो आयोग है इसके बनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि जो सेंट्रल है, गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, इनके बीच में जो संबंध है, जो केंद्र और कह सकते हैं कि जो राज्य के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों की कहीं ना कहीं समीक्षा करने के लिए क्या है कि ये आयोग बनाया गया था। राज्यपाल के स्तर पे देखें तो इस आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं, बहुत सारे सुझाव थे, लेकिन उनमें से हम राज्यपाल के ऊपर जो भी सुझाव दिए गए थे उन पर हम बात करेंगे। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राज्य सरकार के साथ परामर्श करके ही की जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए जो राजनैतिक रूप से निष्पक्ष हो। ये आयोग का कहना था और वर्तमान में जो स्थिति है वो अलग है, दोनों चीज़ें। पहले हम आयोग जो विभिन्न बने थे उनकी जो सिफारिशें हैं उन पर हम बात करेंगे, खासतौर पर राज्यपाल के संदर्भ में केवल हम बात कर रहे हैं। राज्य का निवासी वो नहीं होना चाहिए, उच्च प्रशासनिक अनुभव या सार्वजनिक जीवन में उसकी जो प्रतिष्ठा है वो अगर होता है तो इस तरह के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। इस तरह के जो सिफारिश है ये आयोग ने दी थी। राज्यपाल को राजनीतिक जो भी उद्देश्य है उसके लिए नहीं हटाया जाना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। और आर्टिकल जो 356 है, राष्ट्रपति जो शासन है उसके प्रयोग से जो राज्यपाल है उसको निष्पक्ष रिपोर्ट भी भेजी जानी चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा देखें सरकारी आयोग के अलावा तो वेंकट रमन जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, ये बनाया गया था। इसमें खास तौर पे देखें तो ये आयोग ने राज्यपाल की जो पारदर्शिता है, जो उत्तरदायित्व है, उस पर खास तौर पे अपनी बातें कही थी। राज्यपाल की जो नियुक्ति है एक स्पष्ट प्रक्रिया और योग्यता मापदंड के अनुसार होनी चाहिए, ये बात कही थी आयोग ने। राज्य सरकार की जो सहमति है और राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसमें एक जो संबंध है वो अनिवार्य है। ऐसे ही पूंछी आयोग बना था। जो पूंछी आयोग है ये केंद्र राज्यों का जो पुनर्रचना है उसके हेतु गठित किया गया था और राज्यपाल से संबंधित बहुत सारी सिफारिशें की गई थी कि जो राज्यपाल है उसकी जो नियुक्ति है एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष को जो नेता है, संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल किया जाए और राज्यपाल को कार्यकाल से पहले न हटाया जाए जब तक कि राष्ट्रपति को स्पष्ट कारण न बताया गया हो और उन्हें सुनवाई का भी अवसर मिलना चाहिए। तो इस तरह की बात कही गई है और राज्यपाल को केवल संविधान के अनुरूप ही कार्य करना है, ये आयोग ने सिफारिश दी थी। राजनीतिक दलों की जो तरफदारी है वो राज्यपाल को नहीं करनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते समय राज्यपाल का जो रिपोर्ट है उसका परीक्षण भी किया जाना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो पूंछी आयोग है उसने दी थी। इसी के संदर्भ में देखें राष्ट्रीय विधि आयोग भी गठित हुआ था। लॉ कमीशन रिपोर्ट्स आई थी 125वीं जो रिपोर्ट है उसमें राज्यपाल के न्यायिक उत्तरदायित्व और संविधान की जो भी अपनी गरिमा है उसको बनाए रखने की बात कही गई थी। राज्यपाल की जो भूमिका है वो न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को माना गया था और इस तरह से ये विभिन्न जो आयोग है वो राज्यपाल के संदर्भ में जो इनकी सिफारिशें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है और आने वाले समय में लगातार इन सिफारिशों को अपनाया भी गया है और इनके आधार पर ही देखें तो एक तरह से क्या है कि राज्यपाल की या उसकी नियुक्ति या उससे जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं उनका समाधान किया जाता है। और हाल ही में देखें जो केरल में वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके बीच में जो भारत माता के एक प्रतीक, उनके एक चित्र को लेकर जो विवाद देखने को मिला वो फिर से अब कहीं ना कहीं सामने आया है। तो अब देखने वाली बात है कि इसे कैसे लिया जाता है, क्योंकि एक समान ही मामला है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं इन पर हमने बात की। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के जो भी राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक हैं तो बहुत सारे चिन्ह प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय वस्त्र। तो ये बहुत सारे आंकड़े हैं, इनको आप देख सकते हैं कि इनका क्या नाम है और इनके अलावा इनके वैज्ञानिक नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय फूल जो कमल है इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पक्षी है उसके वैज्ञानिक नाम क्या है, राष्ट्रीय जो पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस तरह के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये सारे जो डेटा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये जो प्रतीक है इनका जो महत्व है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, एक एकता, एक बलिदान, हमारी जो भारत की समृद्धि है, जो हमारा धर्म चक्र है उसके बारे में ये क्या करता है, ये हमें बताता है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, तो ये क्या है, शक्ति, साहस, विश्वास, धर्म, सत्यमेव जयते को दर्शाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे भारत है,
ये क्या करता है, तो जो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, ये क्या करता है, तो ये मातृभूमि के प्रति जो भी समर्पण है, जो शक्ति है, जो श्रद्धा है, उस भाव को प्रकट करता है। तो जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए हैं, तो उनको ले जाने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण जो उनका महत्व है उसको ध्यान में रखा गया है। जैसे राष्ट्रीय धरोहर जो पशु है, एशियाई हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम भी दिया गया है। और ये जो हाथी होता है, क्या होता है, एक बुद्धिमत्ता और एक सहनशीलता के साथ एक संस्कृति का प्रतीक है। तभी हाथी को क्या बनाया गया है, एक राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र जो खादी है, क्योंकि स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए आत्म जो निर्भरता का जो भाव है वो खादी से आता है। स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी पॉपुलर रहा है, एक प्रतीक के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय वस्त्र के रूप में खादी को स्वीकारा गया है, तो इसका अपना महत्व है। तो ऐसे विभिन्न जो राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह हैं, इनके अपने महत्व है। तो ये हमने देख लिया। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। सरकारिया जो आयोग है, इसकी जो स्थापना है वो किस उद्देश्य के लिए की गई थी? पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा के लिए, निर्वाचन चुनावों के सुधार के लिए, या केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए, या न्यायपालिका के सुधारों के लिए? तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि आखिर इस आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।